अकेले वासुदेव फड़के ने ही कोरा शासन हिला दिया था, लोह करों में बंदूक थाम साथ प्रजा को मिला लिया था। हमारा सौभाग्य है कि वासुदेव बलवंत फड़के आद्य क्रांतिकारी विषय पर व्याख्यान देने हेतु राज्यसभा के पूर्व सदस्य माननीय श्री रघुनंदन शर्मा महोदय द्वारा निवेदन स्वीकार किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप एक इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं जिसकी वर्तमान में राष्ट्र की इस पीढ़ी को आवश्यकता पड़ने वाली है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिनमें ये ललक थी कि मेरे देशवासी ये जाने कि जिस आजादी को हम बहुमूल्य समझ रहे हैं, जिस आजादी को हम भोग रहे हैं, जिस आजादी का हम आनंद ले रहे हैं, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान किए, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने अपने जीवन को मातृभूमि के चरणों में चढ़ा दिया और वो जो कष्ट उन्होंने झेले उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, केवल सुनकर के सिहर जाए। ऐसे ऐसे दुख उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए, वो जानते थे कि मेरे जीवन में इस आजादी का मुझे कुछ सुख भोगने को नहीं मिलेगा, मेरे बाद वाली पीढ़ियों को ही मैं ये सुख उपलब्ध करा सकूं तो मुझे प्रसन्नता होगी। यह भाव लेकर हमारे पूर्वज, हमारे ये पुरखे जिन्होंने स्वयं को इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुति बनाकर होमित किया है, उनकी भावना, उनका आदर्श कितना ऊंचा रहा होगा। वो कोई राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ने के लिए किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, किसी गुरुकुल में नहीं गए, किसी को अपना मार्गदर्शक और प्रेरक नहीं बनाया। स्वयं स्फूर्त, अपने आत्म स्फूर्ति से उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज मेरी जन्मभूमि कहीं न कहीं दास्ता की जंजीरों में जकड़ी हुई है और भारतवासी गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। उनको इससे उबारने के लिए उन्होंने जो किया है उसका 10% भी आज की हम स्वतंत्रता का आनंद लेने वाली पीढ़ी नहीं कर सकती। और इसलिए हमारे पूर्वजों का स्मरण हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। यह पूर्वजों का स्मरण हमारे लिए अखंड स्रोत है जो हमारे जीवन को इस स्वतंत्रता का मूल्य बताता रहेगा। उनकी जीवनियों का अध्ययन, उनकी जीवनियों का श्रवण हमारे लिए सदैव ही शिक्षाप्रद, कार्यदर्शक, मार्गदर्शक सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। 1857 की क्रांति से बहुत पहले जब अंग्रेजों ने छल कपट से धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया और देशी राजाओं को अपने मोहजाल में फंसाकर या पराजित करके धीरे धीरे विस्तार करना प्रारंभ किया और विस्तार इस गति से प्रारंभ किया कि 50 वर्षों में वे भारतवर्ष के लगभग 80% भाग के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, शासित हो गए। लेकिन जब उन्होंने प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, उन्होंने भारत की जनता को, भारत के आम नागरिकों को दोयम दर्जे का मान करके गुलामों जैसा व्यवहार प्रारंभ किया, तो कई जागरूक लोग खड़े हो गए कि ये अत्याचार, ये अनाचार हम नहीं सहेंगे।
उस अत्याचार और अनाचार के खिलाफ केवल उन्होंने आवाज ही बुलंद नहीं की, तो प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको पराजित करने का भाव लेकर के वो डट करके खड़े हो गए। क्या जिजीविषा थी, क्या उनकी विजय की कामना थी कि हम अकेले हैं फिर भी इतनी बड़ी साम्राज्य की सेना को हम पराजित कर सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं और उसको हम पराजित कर सकते हैं। उसको हराने का संकल्प लेकर के वो निकल पड़ते थे। स्वाधीनता संग्राम के एक अमर सेनानी हैं, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी, जो क्रांतिकारियों के लिए आदर्श बने, जिनने प्रेरणा दी। और वो ऐसे ही नहीं, तो सबसे पहले उन्होंने जन जागरण प्रारंभ किया। गांव गांव घूमकर इस युवक ने स्वाधीनता की लौ जलाई, उत्साह बढ़ाया। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए युवकों को उद्देश्य समझा करके, अपने कार्य की योजना समझा करके, भारत माता के प्रति समर्पण का भाव समझा करके, जी जन्मभूमि के प्रति कर्ज चुकाने का अवसर है ये समझा करके और संगठित किया। और ऐसे लोगों को संगठित किया जिन्हें बहुत लोगों को, दलित, शोषित, तो उसकी मुट्ठी में कुछ बंधा हुआ हाथ में लेकर उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जीवन का बलिदान किया। सन 1870 के जाड़ों का दिन था। करजत स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही उसमें से एक युवक उतरा और वो भागते दौड़ते माँ माँ कहते हुए, चिल्लाते हुए चला जा रहा था। जाड़े के दिनों में भी वो पसीना पसीना था। उसे ऐसी दशा में देख करके महाराष्ट्र के शिरढोण ग्राम के निवासियों ने देखा, उनकी आंखें झुक गई। ये युवक वही है जिसका नाम वासुदेव बलवंत फड़के। ग्रामवासियों ने उसके चेहरे को देखा और उसकी गति मानो नष्ट हो गई। वह जहां रुका वहीं बैठ गया, माँ माँ कहकर के बिलक पड़ा। किसी ने उसे संभाला, ढांढस बंधाया, सहारा देकर घर पहुंचाया, पर वहां मां नहीं थी और वह मां को अंतिम समय में भी मिल नहीं पाया। उसकी ममता, उसकी करुणा उसके अंतःकरण में एक ज्वाला बन करके उठी और धीरे धीरे उसने ये विचार किया कि मुझे जिस सरकार में मैं नौकरी करता हूं, उन्होंने मुझे मां की बीमारी के बाद भी छुट्टी नहीं दी। मैं इतना गुलाम और बेबस था कि मैं अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं आ सका। वो अकेला बैठ करके ये विचार करता रहा और उसी समय एक भगवे वस्त्र में एक व्यक्ति उसके सामने आया। एकांत में बैठ करके जब ये सोच रहा था तो वो भगवा वस्त्रधारी हाथ में लाठी और तलवार लिए सामने खड़ा था। उसने कहा, वासुदेव, तुम किस चिंता में पड़े हो? वह मां तो चली गई जिसने तुम्हें जन्म दिया था, लेकिन उस मां को भी जन्म देने वाली और मां को भी मां बनाने वाली मां अभी भी तुम्हारे और हमारी प्रतीक्षा कर रही है। और इसलिए आप उस मां की चिंता करो जो तुम्हारी इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा। उठो, यह तलवार लो
और मां की मुक्ति के लिए निकल पड़ो। वो मां बंधन में है और उस मां को जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है उनको तोड़ने के लिए केवल और केवल तुम ही हो सकते हो और तुम ही प्रेरणा बन सकते हो। वासुदेव ने देखा तो वो पुरुष तो अंतर्ध्यान था, वह तो वहां से चला गया ये कह करके, लेकिन वासुदेव के हाथ में वो तलवार आ गई जिसे उसने चूमा और चूम करके उसकी मूठ पकड़ करके और प्रणाम किया मन ही मन, और उस धरती को, माटी को सिर लगा करके और झुक करके कहा कि मां तेरे ही लिए मैं पैदा हुआ हूं, मुझे जन्म देने वाली माता तेरे लिए ही, तेरी रक्षा के लिए ही मुझे जीवित छोड़ करके चली गई। यह शब्द थे उस युवक, उस युवक ने किसी से प्रेरणा प्राप्त नहीं की, राष्ट्रभक्त की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन अंत प्रेरणा उसमें जगी और उसका रोम रोम राष्ट्रभक्ति और जन्मभूमि की सेवा के प्रति समर्पित हो गया। 1818 में उनके पिता अनंतराव फड़के कर्नाला जिले के एक किले के दुर्गाधिपति थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बलवंत राव और पौत्र, उसका नाम वासुदेव था, उन्होंने उन्हीं विचारों को मातृभूमि रक्षा को, सेवा को आधार बना करके अपने आप को आगे बढ़ाया। 1857 के स्वातंत्र समर की खबरें शिरडोन भी पहुंची। वासुदेव को उनमें रस आता था, शिक्षा प्राप्त करने उसे पूना दिया गया, लेकिन शिक्षा प्राप्त करते समय भी उसे केवल आध्यात्मिक और योग मार्ग की पुस्तकें पढ़ने में मन लगता था और अपना समय बिताता था। व्यायामशाला में जाना और शरीर को पुष्ट बनाना, यही उसका काम था। और काम के बाद उसने जब रेलवे की नौकरी से त्यागपत्र दिया, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे, शिक्षा और नौकरी, तो नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इस नौकरी के कारण ही वो मां के दर्शन नहीं कर पाया और इसलिए अंतिम दर्शन न करने की व्यथा उनके मन में थी कि जिन लोगों ने मुझे इतनी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था कि मैं अपनी मां के दर्शन भी नहीं कर पाया, हम इतने गुलाम हो गए भारतवासी, इस गुलामी से मुक्ति तो पाना ही होगी। यह विचार दिन प्रतिदिन उनके मन में बढ़ता जा रहा था और वो ये चाह रहे थे कि जैसे मेरे अंतःकरण में यह आग लगी है, ऐसी आग हर युवा के अंतःकरण में भी लगना चाहिए। उन दिनों में न्यायमूर्ति श्री महादेव गोविंद रानड़े के जगह जगह व्याख्यान होते थे, जिसमें देशभक्ति के भाव कूट कूट करके भरे होते थे। न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े के विचारों से प्रभावित होकर के उन दिनों में एक सार्वजनिक का एक एडवोकेट थे जिनका नाम गणेश वासुदेव जोशी था। उन्होंने बड़ी लगन से
वासुदेव को भी इन विचारों अवगत कराया। उन्होंने पूना में जोशीले भाषण देना प्रारंभ किए। अब युवा व्यक्ति और जोशीले भाषण दे, ये लोगों को कम समझ में आता था, ये उनको कम समझ में आता था, लेकिन मन में आग लगी थी, लगन लगी थी कि मैं अपने देश को और देशवासियों को गुलामी से मुक्त कराऊंगा। और इसलिए उन्होंने महादेव गोविंद रानड़े के तर्ज पर उनके विचारों को सुन करके राष्ट्रभक्ति के और देशभक्ति के विचार जन जन में जगाने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए एक अभियान चलाया। उस अभियान का एक अनूठा ही अंदाज था। वो विज्ञापन स्वयं करते थे अपने भाषण का। हाथ में एक चोंगा ले करके और पूरे शहर गांव में घूमते थे, और उसमें गांव में घूम करके स्वयं कहते थे कि भाइयों, आज शाम को 7 बजे सूर्यास्त के पश्चात आप सब लोग अमुक स्थान पर एकत्रित हो जाइए। मैं वहां पर अंग्रेजों को, इस देश को भगाने के लिए और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर अपना व्याख्यान दूंगा और आप सुनने के लिए आइए। ये सुनकर के कई लोग तो घबरा जाए। अंग्रेजों का अत्याचार भय पैदा करने वाला था, लेकिन कुछ युवक अत्यंत ओजस्वी विचारों से प्रभावित होते थे और वे सुनने के लिए जहां भी व्याख्यान होता था वासुदेव का, वहां एकत्रित हो जाते थे। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे और जैसे जैसे अत्याचार बढ़ते थे, प्रतिशोध की और प्रतिक्रिया की भावना युवाओं में भी बढ़ती जाती थी और वासुदेव के साथियों की संख्या बढ़ने लगी। वासुदेव ने कहा कि शस्त्र उठाए बिना विदेशियों पर नियंत्रण संभव नहीं है, और इसलिए आप और हम सब अपना विचार दृढ़ करके शस्त्र उठाएं और इन विदेशियों को भगाने के लिए एकजुट हो जाए। उन्होंने व्यायामशालाएं प्रारंभ की, तरुणों को शस्त्र विद्या सिखाने का प्रयास प्रारंभ किया, और वासुदेव ने अपनी दाढ़ी बढ़ाकर, कंधे पर झोला लटकाकर पूरे प्रदेश में भ्रमण प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में उन्होंने उज्जैन से लेकर के पूना तक पैदल चल करके यह जन जागरण का अभियान चलाया। भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर के ये युवा जगह जगह जहां रुकता था वहां उसके व्याख्यान देता था, और व्याख्यान में अंग्रेजों को भगाना और देश की दशा को सुधारना और गुलामी से मुक्त होना, उसके लिए हम सबको शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, बल प्रयोग करना पड़ेगा, शस्त्र का को आधार बनाना पड़ेगा। ये विचार लेकर के वो जगह जगह युवाओं को प्रेरित करते थे। वे रात्रि को धर्मशाला या सराय में ठहरते थे। कई बार किसी वृक्ष के नीचे भी उनको रात बिताना पड़ती थी, कई बार भूखे भी रहना पड़ता था, कई बार बिना नींद निकाले उनको अपने अभियान पर चलना पड़ता था, लेकिन उनके हृदय में एक तड़फ थी, एक आग थी, इसे गुलामी से मुक्त कराना, और उसके लिए जो करना पड़े वो सब साधन संग्रह करके और मैं इस काम को करूंगा, ये संकल्प लेकर के वे पुनः व्याख्यान देने लगे। उनकी पदयात्रा समाप्त हो गई प्रदेश की, और उनके मन में यह आता था कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने अपने पराक्रम से युवाओं को एकत्रित करके
छोटे से बड़ा संगठन समूह बना करके और इतने बड़े साम्राज्य और आतताइयों से सामना किया और उसमें सफलता प्राप्त की। मैं भी इसी तर्ज के ऊपर इसी तरह से लोगों को एकत्रित करके और अंग्रेजों को भगाने में समर्थ हो सकता हूं, सफल हो सकता हूं। इस विचार को आधार बनाकर वे अपने साथियों को पहाड़ी, जिसका नाम गुल टेकड़ी था, उस पर एकत्रित करते थे। वहां शस्त्र का अभ्यास करते और भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति रख करके वहां प्रतिज्ञा करवाते थे। उस प्रतिज्ञा में वो कहते थे कि हाथ में अन्न लो और ये प्रतिज्ञा करो कि मेरा देश स्वतंत्र करने के लिए मैं इस संगठन का सदस्य बनाऊं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं किसी भी संकट से नहीं डरूंगा और सर्वस्व न्योछावर कर शत्रु से लड़ूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा लेने के पश्चात वो युवाओं को अपने संगठन में भर्ती करते थे, संगठन में प्रवेश देते थे। वासुदेव ने धीरे धीरे इसी प्रकार बड़ी संख्या लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग अपने निजी व्यवसाय, निजी स्वार्थ से प्रेरित रहते थे और वे उतना समय देने में जरा पीछे हट जाते थे। और इसलिए उनको एक बात ध्यान में आई। एक दौलत राव नाम का प्रभावशाली व्यक्ति उनके संपर्क में आया। एक जानकी राम गणु रामोशी संप्रदाय का, वह भी उनके संपर्क में आया और उसे यह ज्ञात हुआ कि रामोशी संप्रदाय के लोग बड़े मेहनती, बड़े बहादुर और बहुत ही परिश्रमी हैं। वो यद्यपि चोर लुटेरे बन गए हैं, उनका रामोशी का मतलब होता है कि राम के रक्षक, राम के सेवक। तो राम के सेवक बनकर के रामोशी लोग जहां काम करते थे, उन सबको उन्होंने एकत्रित करना प्रारंभ किया। रामोशी संप्रदाय के लोगों को साथ में जोड़कर उनको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ा। देश की स्वतंत्रता के लिए वे व्यग्र होकर के साथ में जुट गए। अब रामोशी यानी राम के सेवक हैं, इसलिए उन्होंने कहा, वासुदेव बलवंत राव फड़के ने उन सबको कहा कि यह भी राम का काम है, भारत माता को स्वतंत्र कराना, अपनी जन्मभूमि को आजादी दिलाना, अपने नागरिकों को गुलामी से मुक्त कराना, ये भी भगवान राम का कार्य ही है। और इस योजना को जब समझाते थे और राम के काम से जोड़ते थे, तो युवा उनके उस संगठन में समर्पित भाव से काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, उद्यत हो जाते थे। बात हो गया था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दूसरा विवाह हुआ गोपिकाबाई को, लेकिन गोपिकाबाई से विवाह होने के बाद वो अपनी पत्नी को भी वीर पत्नी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को घुड़सवारी सिखाई, अपनी पत्नी को शस्त्र चलाना सिखाया और अपनी पत्नी को सब प्रकार से आत्मरक्षा और ग्राम की रक्षा के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्नी को अपने आत्मरक्षा के लिए स्वतंत्र छोड़ करके कहा कि मुझे मातृभूमि के लिए इस परिवार को छोड़ करके जाना पड़ेगा, अब मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना आत्मनिर्भर होकर के आत्मरक्षा करिए, कठिनाइयां आएंगी, मैं जिस काम को कर रहा हूं उस काम को करने के कारण सरकार आपके ऊपर भी दबाव डालेगी, आप पर अत्याचार करेगी, परेशानी करेगी, परेशान करेगी, लेकिन इन सबको झेलना और झेल करके मुस्कुराते हुए यह राम का काम है, यह जन्मभूमि की सेवा का काम है, ये मान करके आप प्रसन्नता से रहना, मैं जा रहा हूं। वासुदेव बलवंत फड़के लंबी दाढ़ी बढ़ाकर, बाल बढ़ा करके, संत की वेशभूषा में, हाथ में
तीर कमान और तलवार लेकर के निकल पड़े। जगह जगह उनके साथ लोग जुटते गए और उनके साथ आत्म बलिदान की भावना से लोग जुटे। मातृभूमि को हम किसी भी प्रकार से स्वतंत्र कराएंगे और गुलामी से मुक्त कराने के लिए जो करना पड़े वो सब करेंगे, इस भाव से युवा जुड़ते जाते थे और वो अपने संगठन को मजबूत बनाते जाते थे। ग्रामवासी भी उनके उससे प्रभावित होते थे। वो कहते थे कि हमें शस्त्र एकत्रित करने के लिए गांव का सहयोग चाहिए, हमें धन चाहिए। लोग वासुदेव बलवंत फड़के को प्रार्थना पर, इस आह्वान के ऊपर ग्रामीण लोग जितनी सामर्थ्य होती थी अपना धन देते थे। वो ये भी कहते थे कि यदि आप स्वेच्छा से जितना दोगे उतना मैं प्राप्त कर लूंगा, लेकिन इस पवित्र कार्य के लिए यदि आपने सहयोग नहीं किया तो मुझे बल प्रयोग करके भी धन संग्रह करना पड़ेगा। तो मुझे बल प्रयोग न करना पड़े, इस पवित्र कार्य में बिना बल प्रयोग किए धन की सहायता गांव के लोग देंगे तो मुझे आनंद आएगा और यह काम भी सफलता से और सरलता से पूरा होगा। वासुदेव बलवंत फड़के ने जिस प्रकार से आह्वान किया तो लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के और गांव के गांव उनको धनराशि देते थे। उस धनराशि से उन्होंने शस्त्र खरीदे और सदस्यों को शस्त्र दिए। उनको अपना परिवार चलाने के लिए वेतन के रूप में भी उन्होंने उसमें से सहायता प्रारंभ की। एक इसी अभियान की तरह से एक महिला उनके सामने आकर के खड़ी हो गई और वो शस्त्र लेकर के सामना करने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम हमारे सामने आकर के शस्त्र लेकर के क्यों खड़ी हो? तो कहा, आप चोर लुटेरे की तरह से काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम चोर लुटेरे नहीं हैं, हम स्वेच्छा से धन प्राप्त करना चाहते हैं और इस धन को प्राप्त करने के हम मातृभूमि को गुलामी से मुक्त अंग्रेजों को सामने चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगह जगह कहना प्रारंभ कर दिया कि लोगों के ऊपर यदि अत्याचार किए तो अंग्रेजों के अधिकारियों के सर कलम कर दिए जाएंगे, उनका कत्ल कर दिया जाएगा और इसलिए भी अत्याचार करना बंद रहे। इस घोषणा से अंग्रेज सरकार के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के को एक लुटेरा मान करके और उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया। लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के कहां भयभीत होने वाले थे, कहां डरने वाले थे। जिसके अंतःकरण में आजादी की आग जली हो, मातृभूमि की सेवा और मातृभूमि की अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, वो इस प्रकार के भय से भयभीत होने वाला व्यक्ति नहीं था और हुआ भी नहीं। लोगों ने कहा कि ये दूसरे शिवाजी का प्रधानमंत्री है, ये वासुदेव बलवंत फड़के मातृभूमि का रक्षक है, हम इसकी सहायता करेंगे। अंग्रेज वो कहते थे, वासुदेव बलवंत फड़के कहते थे, अंग्रेज हमसे बहुत सा कर वसूल करते हैं, उसी के भरोसे वे ऐशो आराम कर रहे हैं और उसी धन के आधार पर हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं और इसलिए हम उनको धन देना बंद करें, कर देना बंद करें और आवश्यकता हुई तो सामना करें। और सामना यदि आप नहीं कर सकते हो तो वासुदेव बलवंत फड़के बुलाइए, हम सामना करेंगे। अब अंग्रेजियों को कर देने की, टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जब ये बात प्रारंभ हुई और सामना अंग्रेज अधिकारियों से सामना होना शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने उनके को पकड़ने के लिए घोषणा करवाई और वो घोषणा ये थी कि जो वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ करके लाएगा और हमें सौंपेगा उसे 4,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जब वासुदेव बलवंत फड़के को अपने ऊपर इनाम की घोषणा की जानकारी मिली तो
वासुदेव बलवंत फड़के ने भी नैले पर दैला मारते हुए घोषणा सब तरफ की दीवारों पर लिखवाया, अनाउंस करवाया और दीवारों पर लिखवा करके और अधिकारियों के घरों के सामने जाकर के बोलना प्रारंभ किया कि ये अंग्रेज हमारे शत्रु है, वे हमारी बर्बादी करने पर तुले हुए हैं। अंग्रेज अधिकारी इस कार्य में हट जाएं और वे किसी के ऊपर अत्याचार न करें। अपना देश स्वतंत्र करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता पूरी तरह से हमारे साथ है और इसलिए जो अंग्रेज अधिकारी का सिर काट करके लाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के उनको 5,000 रुपए का इनाम देगा। के इनाम की घोषणा को सुन करके अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए मेजर डेनियल के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी का गठन किया, जिसका काम केवल वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ना था और उसको ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़काने के सारे काम बंद करके गिरफ्तार करना, ये उसके जिम्मे काम सौंपा। डेनियल ने खूब प्रयत्न किया, भागदौड़ की, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के उनके सामने नहीं आ पाया, उनके हाथ में नहीं आ पाया। जहां वो जाते थे मालूम पड़ता था कि वासुदेव बलवंत फड़के यहां अपना काम करके निकल गए हैं। युवकों की टोली बना करके यहां से एक युवकों की टोली लेकर के चले गए हैं और वो अपनी सेना को संगठित करते हुए आगे पहुंच गए। एक बार आमने सामने की लड़ाई हुई। डेनियल बहुत परेशान था, वासुदेव को पकड़ना आसान नहीं था और गोलियां जब चलने लगी आमने सामने, डेनियल के 2 अधिकारी वहीं ढेर हो गए। अंग्रेजों की सेना को पीछे हटना पड़ा। वो टुकड़ी लेकर डेनियल वहां से तो भाग गया, लेकिन पुनः फिर से वासुदेव बलवंत फड़के को पकड़ने के लिए वो दौड़ पड़ा। सेना की टुकड़ी में और लोग जवान शरीक किए और उसकी संख्या बढ़ा करके डेनियल ने वासुदेव के अनेक साथियों को मारने की योजना बनाई कि पहले वासुदेव के साथियों को कम किया जाए ताकि वो कमजोर हो जाए, और इसी प्रकार से उसने वासुदेव को घेरने की तैयारी प्रारंभ की। वासुदेव बलवंत फड़के हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के आसपास रोहिला पठान रहा करते थे। उन रोहिला पठानों की सेना बनाई और उनको कहा कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए, इस गुलामी से मुक्त कराने के लिए, अपने नागरिकों को आजादी दिलाने के लिए आप सब लोग मेरे साथ आइए, मैं आपकी बहादुरी देखना चाहता हूं। डेनियल की तेज निगाहें हैदराबाद तक पहुंच गई और डेनियल वहां भी पहुंच गया। वासुदेव वहां बीमार हो गए और बीमारी के कारण उन्हें थोड़ा सा अज्ञातवास लेना पड़ा। अज्ञातवास में भी वो केवल यही सोचा करते थे कि मैं किस प्रकार से अंग्रेजों को परास्त करके यहां से बाहर खदेड़ूं, लेकिन जहां वे बीमार थे वहां वो सोए हुए थे। डेनियल ने उन सोए हुए लोगों में से वासुदेव को पहचाना और उन्हें और मैं उस काव्य की अंतिम पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अति ऊंची थी जेल दीवारें, लांग उसे भी भागा था वीर, फिरंगियों की पहरेदारी सुरक्षा चक्र को गया चीर, अरब सागर के मध्य द्वीप में पकड़ा गया वह महावीर, तीखे तीर की नोकों से भी जो भोग रहा था अधिक पीर था। 1883 में जेल से स्वर्ग गया सेनानी, आजादी की अमर क्रांति की गाथाएं कहता काला पानी। अकेले वासुदेव फड़के ने ही गोरा शासन हिला दिया था, लोह करों में बंदूक थाम साथ प्रजा को मिला लिया था। पराधीनता सही नहीं है, यह भारत भर को समझाया था। प्रथम क्रांति के जननायक नवयुवकों में जोश जगाया था। जीवन देश के लिए मंत्र के
बने स्वयं प्रथम बलिदानी, आजादी की अमर क्रांति की गाथाएं कहता काला पानी। वासुदेव बलवंत फड़के अमन की उस जेल में अपने प्राण त्याग करके मातृभूमि के चरणों में शरीर चढ़ा करके फूलवत पुष्पवत इस शरीर को मानकर उन्होंने देश की आजादी के लिए मातृभूमि के चरणों में अपनी देह चढ़ा दी, क्योंकि वे मानते थे कि ये शरीर नहीं है, ये मातृभूमि के चरणों में चढ़ाने का पुष्प है, और इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा देश के लिए करूंगा, ये प्रेरणा दे करके। और वो तो अमन की जेल से चले गए, उनकी स्मृतियां शेष रह गई, उनकी प्रेरणा लाखों युवकों को बाद में क्रांति के लिए उकसाती रही, क्रांति के लिए प्रेरित करती रही। उन्हीं का जीवन और उनका उत्सर्ग, उनका बलिदान अनेक नए क्रांतिकारियों को जन्म देने लगा। चाफेकर बंधु जैसे कम उम्र के लड़के भी वासुदेव बलवंत फड़के से प्रेरणा लेकर के और अंग्रेजों से टकराने वाले योद्धा बने। एक नहीं, दो नहीं, महाराष्ट्र में और गुजरात में उनके जीवन की प्रेरणा प्राप्त करके, उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और इस प्रकार वासुदेव बलवंत फड़के क्रांति के क्षेत्र में प्रथम नायक थे। उस आद्य क्रांतिकारी को हम प्रणाम करते हैं, जिसने अपने जीवन देकर के भी प्रेरणा की लौ को जलाए रखा।